नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AKR टेक्निकल दोस्त पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर्टी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं और प्रॉपर्टी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में सीखना चाह रहे हैं, उसको जानना चाह रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि प्रॉपर्टी का लेन देन कितने प्रकार से होता है। यदि आप ये बात नहीं जानते हैं कि प्रॉपर्टी का लेन देन कितने प्रकार से होता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका नाम है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 बेसिक नॉलेज, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपको प्लॉट के बेनामी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलना है किसी भी एक ब्राउज़र पर और सर्च करना है IGRSUP इग्रोसॉफ्ट। दोस्तों पहला ही लिंक मिल रहा है होम पेज IGRSUP स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यूपी, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद ऐसा पेज शो होगा और नीचे जाना है और यहाँ पर लिखा है एंटर हियर, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद ऐसा पेज शो होगा और यहाँ पर लिखा है आवेदन करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों आवेदन करें पर क्लिक करने के बाद नवीन आवेदन पर हमें क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जनपद को सेलेक्ट करना होता है, यानी कि आप जिस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो संपत्ति किस जिले के अंतर्गत आती है, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि मुजफ्फरनगर में आती है। उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट करना होता है तहसील को कि वो किस तहसील के अंतर्गत आती है। हमने मान लिया कि वो बुढ़ाना के अंतर्गत आती है। उसके बाद उपनिबंधक कार्यालय को सेलेक्ट करना होता है, यानी कि जो संपत्ति की रजिस्ट्री है वो कहाँ है होनी है, तो उसको सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए बुढ़ाना, ये दोस्तों तहसील स्तर पर ही होती है, तो उपनिबंधक बुढ़ाना ही हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मोबाइल संख्या यहाँ पर डालनी होती है, तो मोबाइल संख्या आप विक्रेता की डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद आपको एक 8 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करना होता है। फिर उसके बाद उसी पासवर्ड को नीचे वाले कॉलम में कंफर्म कर देना है, यानी कि उसको दोबारा से फिल कर देना है। उसके बाद नीचे कैप्चा शो हो रहा है, उस कैप्चा को नीचे वाले कॉलम में फिल कर देना है। इसके बाद प्रवेश करने पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक आवेदन संख्या मिलती है, इस आवेदन संख्या को कहीं सेव कर लेना है या लिख लेना है ताकि बाद में आप इसके माध्यम से लॉगिन कर सकें। दोस्तों कभी कभी साइट चली जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो उस वक्त ये आपके काम आ जाएगा। इसके बाद प्रयोक्ता लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद जनपद फिर से हमें सेलेक्ट कर लेना है। जिस जनपद को हमने शुरू में सेलेक्ट किया था वही जनपद हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे जो हमने पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड फिर से हमें यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद नीचे कैप्चा फिल कर देना है और उसके बाद प्रवेश करने पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है प्रपत्र भरने के चरण। तो दोस्तों यहाँ पर इस चरण में हमें फिल करना होगा फॉर्म को। यहाँ पर बहुत सारे चरण हैं, तो पहला जो चरण है इस पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि इसका अर्थ है कि हमें इसको फिल करना है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर दोस्तों ऐसा पेज शो होता है और यहाँ पर लिखा है समव्यवहार की प्रकृति, इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा है अचल संपत्ति का अंतरण बही संख्या 1, वसीयत बही संख्या 3, विविध लेख पत्र मुक्तानामा इत्यादि बही संख्या 4 और प्रमाणीकृत मुक्तानामा बही संख्या 6। दोस्तों इन सभी बही संख्याओं के बारे में विस्तृत रूप से मैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 बेसिक नॉलेज वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उस वीडियो को देखकर आप इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से जान सकेंगे। दोस्तों फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेनामी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिसके लिए हमें अचल संपत्ति का अंतरण बही संख्या 1 को ही सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर लेख पत्र का प्रकार को अब हमें सेलेक्ट करना होगा, तो हमें इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर बैनामा। तो अगर हम यहाँ पर बैनामा सर्च करते हैं, ये लेख पत्र के प्रकार हैं बहुत सारे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैनामा कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा विक्रय पत्र।
दोस्तों विनिमय को ही हिंदी में विक्रय पत्र कहते हैं। दोस्तों पहला ही विकल्प विक्रय पत्र, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर लिखा है लेख पत्र प्रस्तुतकर्ता का विवरण। तो यहाँ पर आपको लेख पत्र प्रस्तुतकर्ता का विवरण देना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है श्री, श्रीमती, सुश्री या कुमारी। यानी कि लड़की है तो कुमारी सेलेक्ट कीजिए, अविवाहित है तो सुश्री, विवाहित है तो श्रीमती और यदि पुरुष है तो श्री। तो हम यहाँ पर श्री सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने श्री को ही यानी कि पुरुष को ही लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता मान लिया है। दोस्तों यहाँ पर हम एक काल्पनिक नाम रख लेते हैं रमेश। तो मैंने रमेश नाम का विक्रेता मान लिया है और फिर उसको उसी नाम को इंग्लिश में अगले वाले कॉलम में भर देना है। दोस्तों मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ संरचना हिंदी टाइपिंग टूल। आप यहाँ पर गूगल इनपुट हिंदी टूल भी यूज कर सकते हैं या फिर जो यहाँ पर कीबोर्ड दिया गया है इसको भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ये दोस्तों बहुत हार्ड है इसी को यूज करना। आप गूगल इनपुट हिंदी टूल या संरचना ही यूज करें तो ही सही रहेगा। यहाँ पर आपको ईमेल डाल देना है अगर आप डालना चाहें तो रमेश का। इसके बाद लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता। लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता के रूप में विक्रेता को सिलेक्ट करना ही सही माना जाता है कि कुछ लोग क्रेता को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता के रूप में विक्रेता को ही सिलेक्ट करते हैं। यानी कि हमने जो रमेश है उसे वो विक्रेता माना है और विक्रेता को ही हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे जाना है प्रविष्टि सुरक्षित करें, इस पर हमें क्लिक करना है। ऊपर ये लिखा रहा है कि क्या आप विवरण सुरक्षित करना चाहते हैं, इसको हमें ओके कर देना है। ये देखिए दोस्तों पहला चरण पूरा हो चुका है, राइट का निशान आ चुका है और दूसरा चरण पर क्वेश्चन मार्क आ गया है। इसका मतलब अब दूसरा चरण को हमें फिल करना है। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर दूसरा चरण का पेज सामने खुल चुका है और यहाँ पर लिखा है संपत्ति का प्रकार। पहला कॉलम जो है संपत्ति का प्रकार और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है कृषि, दूसरा आवासीय आकर्षक, फिर व्यावसायिक, औद्योगिक या संस्थागत। तो दोस्तों इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्लॉट के रजिस्ट्रेशन की, जो कि आता है आवासीय आकर्षक के अंतर्गत, आवासीय आकर्षक के अंतर्गत। तो उसको हमको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मोहल्ला, गांव, खंड, ब्लॉक, सेक्टर। दोस्तों जिस प्लॉट का विक्रय हो रहा है वो कहाँ स्थित है, वो किस गांव में, मोहल्ले में स्थित है, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो मोहल्ले, गांव वगैरह हैं, जिस तहसील को आपने सेलेक्ट किया था उसी के अंतर्गत जितने भी मोहल्ले, गांव हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं। तो हमने यहाँ पर नगवा को सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों उसके सामने उसका वार्ड, परगना जो भी है वो सामने आ चुका है। दोस्तों ये ऑटोमेटिक आता है, इसको आप फिल नहीं करेंगे बल्कि ये अपना आप ही फिल होता है, आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कुल आनुपातिक क्षेत्रफल को फिल करना होता है आपको, यानी कि जो प्लॉट है उसका कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, मान लिया हमने यहाँ कर दिया 83.61 और यहाँ पर भूमि की इकाई, ये दोस्तों ऑटो सिलेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप प्लॉट, मकान, दुकान इत्यादि का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये वर्ग मीटर में ऑटो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, यदि आप कृषि भूमि को कर रहे हैं तो यहाँ पर हेक्टेयर आता है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है संपत्ति का विवरण। संपत्ति के विवरण में हमें यहाँ पर लिखना है प्लॉट और इसके बाद संपत्ति प्राप्ति का स्रोत, यानी कि हाँ इसका अर्थ है कि जो विक्रेता है उसको संपत्ति कैसे मिली, कहाँ से मिली। तो सबसे पहला विकल्प है यहाँ पर वसीयत, यानी कि उसे वसीयत से मिली, या फिर विक्रय विलेख, विक्रय विलेख का अर्थ बयानामे से मिली, या फिर न्यायालय आदेश यानी कि कोई वाद चल रहा था उसके अंतर्गत मिली, या फिर वो प्राधिकृत परिषद अन्य विरासत या विरासत इत्यादि से मिली है। तो दोस्तों यदि उसे वसीयत से मिली है, जो हमारा पहला विकल्प है वसीयत, जो अगर उसे वसीयत से मिली है तो आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें भरनी होती हैं। जैसे कि अगर आप वो पंजीकृत वसीयत थी कि अपंजीकृत वसीयत थी, पहले तो यही सिलेक्ट करना है। अगर वो पंजीकृत थी तो पंजीकरण संख्या, आदेश का दिनांक, उपनिबंधक कार्यालय और वाद के पक्षकारों का नाम या वसीयतकर्ता का नाम, ये इन सब चीज़ों को डालना होता है। लेकिन दोस्तों अगर ये संपत्ति उसे विरासत से प्राप्त हुई थी तो लास्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों यहाँ पर 2 विकल्प और बच जाते हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अगर सब कुछ एक ही वीडियो में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, साथ ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप
सेलेक्ट करते हैं अन्य निर्देश। अन्य निर्देश ये होता है कि अगर कुछ जो संपत्ति है उसकी कुछ विशेष स्थिति है तो उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है। मान लीजिए कि कोई प्लॉट है वो 2 रास्तों पर है, तो उसके लिए ये वाला आपको विकल्प सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर 15% मूल्य बढ़ाकर की जाएगी, उसमें दर में जो सरकारी दर है उसमें 15% बढ़ाया जाएगा। दोस्तों ये जो आदेश हैं, अन्य निर्देश हैं, ये दोस्तों अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आपको देख लेना है कि वो आपकी उपनिबंधक के अनुसार है कि नहीं है। यदि है तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों अगला विकल्प है स्टाम्प में छूट का, यानी कि सरकार द्वारा स्टाम्प में कुछ विशेष लोगों को कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी गई है। जैसे स्त्री है अगर कोई क्रेता तो उसके लिए कुछ छूट दी गई है, भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए भी कुछ छूट दी गई है, विकलांग है तो उसके लिए भी छूट है, UBSIDC व स्थानीय निकाय का पर भी छूट है, अन्य पर भी कुछ है छूट है। ठीक है, तो स्त्री ज़्यादातर छूट लेती हैं, तो स्त्री पर हमने क्लिक करा। हिस्सेदारी विवरण शेयर होल्डर, इस पर हमने क्लिक करा। इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा है स्त्री और इसके नीचे ये ऑप्शन पर इस पर हमने क्लिक करा और यहाँ पर जो अंश है, यानी कि अगर एक स्त्री है क्रेता तो हमने यहाँ पर 100 डाल दिया। लेकिन ठीक है, और उसके बाद मूल्यांकन कर पर हमने अगर क्लिक करा तो दोस्तों ऊपर लिखा रहा है कि अंश अमान्य है, कृपया 1 से 100 के मध्य भरें। तो दोस्तों फिलहाल इसके लिए इसे इग्नोर कर दीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए और नीचे आ जाइए। मैं बताऊंगा कि इसमें आगे क्या करना है, तो फिलहाल इसे ऐसे कैसे छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है पहला जो कॉलम है ये निर्माण की स्थिति, इस वाले तो निर्मित है कि अनिर्मित है कि फ्लैट है। जो हम प्लॉट है तो अनिर्मित है, खाली है तो अनिर्मित को हमको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेगमेंट सेलेक्ट करना है। दोस्तों सेगमेंट का अर्थ है कि यानी कि क्षेत्र विशेष, यानी कि जो प्लॉट है वो किस क्षेत्र में है, यानी कि हमने जो प्लॉट का जो गांव था वो तो हमने सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन उस गांव में भी किस जगह है या शहर जो है वो उस शहर में भी किस स्थान पर वो प्लॉट है। तो इसमें सेगमेंट दिए गए हैं, उन सेगमेंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये सेगमेंट हर जगह के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे आपने किसी और शहर को सिलेक्ट किया तो उसके अनुसार उसके सेगमेंट आ जाएंगे। यहाँ पर हमने दूसरा शहर या गांव सेलेक्ट किया तो उसके अनुसार उसके सेगमेंट आ गए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि बड़ौत तिराहे से दयानंद चौकी से कांधरा रोड को जाने वाली सड़क के मध्य का क्षेत्र वार्ड नंबर 5। इस प्रकार से आपको भी अपने अनुसार सेगमेंट का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आता है प्रतिफल। दोस्तों प्रतिफल बोलते हैं लेन देन की धनराशि को, यानी कि जो क्रेता विक्रेता के मध्य लेन देन हुआ है वो कितने में प्लॉट बिका है उसकी राशि को। मान लीजिए कोई प्लॉट 6 लाख रुपए में बिका है तो वो 6 लाख रुपए प्रतिफल हो गया। इसके बाद संपत्ति की विशिष्ट संख्या, विद्युत संयोजन संख्या या फिर जल संयोजन संख्या, ये सब चीज़ें आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, वरना इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। अब स्क्रॉल करके फिर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है क्या आप मूल्यांकन नवीन रेट लिस्ट के अनुसार करना चाहते हैं। तो इस बारे में दोस्तों आपको अपने उपनिबंधक कार्यालय में जाकर पता करना है कि आपके यहाँ नवीन रेट लिस्ट लागू हुई है कि नहीं हुई है। फिलहाल हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि यहाँ पर नवीन रेट लिस्ट लागू नहीं हुई है। यदि आपके यहाँ हो गई है तो आपको इस विकल्प का चयन करना है। रेट लिस्ट कहाँ से और कैसे डाउनलोड करते हैं इसके लिए मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखा है अनुबंध पत्र के स्टाम्प शुल्क समायोजन का विवरण, यानी कि ये जो बैनामा है वो किसी एग्रीमेंट के आधार पर हो रहा है, यानी कि इससे पहले कोई एग्रीमेंट हुआ था। यदि हुआ था तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। दोस्तों जब आप इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों इन ऑप्शंस के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम मान रहे हैं कि इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद मूल्यांकन करें पर हमें क्लिक कर देना है और ओके बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों फिर से ही ऊपर चला जाता है पेज और यहाँ पर दोस्तों जो हमने छोड़ दिया था, यानी कि जो हमने इग्नोर किया था 100, अब इस पर हमें मूल्यांकन करना है। देखिए दोस्तों अब स्टाम्प वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पर मिलता है वास्तविक बाजार मूल्य। दोस्तों यहाँ पर 0 लिखा है, तो दोस्तों ये अपने आप ज़्यादातर यहाँ पर लिखा आ जाता है, पूरी मालिक लिखी आ जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं आती है, जैसे 0 लिखा आ रहा है और कभी कभी गलत आ जाती है।
स्टाम्प भी गलत आ जाता है, फीस भी गलत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप अपने आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि वो सही मालियत, सही स्टाम्प, सही फीस लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि वास्तविक बाजार मूल्य, वास्तविक स्टाम्प शुल्क या कुल निबंधन शुल्क कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करिए। आने वाली वीडियोज़ में हम आपको उसके बारे में भी बता देंगे। फिलहाल हम बिना कैलकुलेशन के ही यहाँ पर मालियत और स्टाम्प फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए ऊपर जो इसका स्टाम्प आ गया है 24,000, ये छूट के बाद है, और यहाँ पर लिखा है 30,000, तो 30,000 यानी कि पुरुष पे है, तो 24,000 आप यहाँ लिख दीजिए, स्त्री पर 24,000 है। निबंधन शुल्क यहाँ पर लिखा ही आ रहा है, तो ऐसे कैसे ही ये छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है चौहद्दी। इसका अर्थ है कि जो प्लॉट है, संपत्ति है, उसके चारों ओर क्या स्थित है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्व में मकान रमेश है, तो यहाँ पर मकान रमेश लिख दीजिए। पश्चिम में मकान महेश है, तो मकान महेश लिख दीजिए। उत्तर में मकान या दुकान या रास्ता है, तो वो लिख दीजिए। दक्षिण में जो भी है। इस प्रकार अगर कोई किसी खसरे नंबर में है ये प्लॉट, तो वो खसरा नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। और इसी प्रकार प्लॉट, भवन, दुकान संख्या भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो कि अनिवार्य नहीं है। और अगला ऑप्शन है संलग्न करें विकृत संपत्ति का नक्शा, साइट प्लान, जो कि अनिवार्य नहीं है, चाहे तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी है कि नक्शा का प्रारूप PDF अथवा JPG एवं अधिकतम 4 MB साइज का होना अनिवार्य है। इस प्रकार चरण 2 में वर्णित सभी आवश्यक विकल्पों को भर देने के बाद प्रविष्टि सुरक्षित करने पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर यही लिखा है कि जो आपने भली भांति इसको जांच लिया है, कोई गलती नहीं है, और ओके बटन पर हमें क्लिक कर देना है। ओके बटन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों ये संशोधन करने वाला तीसरे को छोड़कर चौथा चरण खुल जाता है। देख रहे होंगे आप दोस्तों, तीसरा खत्म हो गया और चौथा हो गया। चौथे पे है संशोधन करेगा, यानी कि आप संशोधन कर सकते हैं संपत्ति वाले पेज में। एक और बात दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको अन्य संपत्ति जोड़ने के लिए ऑप्शन, यानी कि एक से ज़्यादा अगर संपत्ति जोड़ना चाह रहे हैं तो आपको तीसरा चरण सेलेक्ट करना है और वहाँ से आप अन्य संपत्ति जोड़ सकते हैं। चौथे चरण पर आ जाते हैं फिर से हम। दोस्तों चौथा चरण अपने आप कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो वो संशोधन आप यहाँ से कर सकते हैं, संशोधन का विकल्प यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसके बाद अब आते हैं हम 5वें चरण पर। दोस्तों 5वें चरण में जोड़ना होता है पक्षकारों का विवरण, यानी विक्रेता का अता पता, नाम, क्रेता का अता पता, नाम और गवाह। तो जैसे विक्रेता है श्री रमेश, तो यहाँ पर आपको संशोधन पर क्लिक करना है। ये संशोधन करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है और इसके बाद इसे नीचे करना है। और नीचे करने के बाद दोस्तों श्री रमेश, जो कि हमने शुरू में ही भर दिया था आवेदक के रूप में, तो उसका नाम आ चुका है पहले ही। और इसके बाद संरक्षक, तो यहाँ पर आपको पिता सेलेक्ट करना है। स्त्री है तो यहाँ पर पति या पिता वही सेलेक्ट करना है, जो भी है माता वगैरह वो आपको सेलेक्ट कर लेना है संरक्षक के रूप में। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है रमेश, तो रमेश के पिता का नाम मान लिया हमने यहाँ पर मोहन। और उसके बाद उसका स्थायी पता, जो भी उसका पता है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और फिल कर देने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों प्रस्तुतकर्ता स्वयं, यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर पैन कार्ड है या नहीं है, तो हाँ या नहीं पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, यानी कि विक्रेता के पास पैन कार्ड नहीं है, तो फॉर्म 60 का विवरण भरना होता है। दोस्तों फॉर्म 60 कैसे भरा जाता है उसकी बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पैन कार्ड भरकर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों पैन कार्ड के लिए आपको हाँ, पैन कार्ड हाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर पैन संख्या भर देनी है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही कुछ भी पैन नंबर यहाँ पर डाल रहा हूँ। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर पैन कार्ड को अपलोड कर सकते हैं JPG फाइल में, जिसका साइज अधिकतम 50 किलोबाइट है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। आधार संख्या भी आप भरना चाहें भर दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। अगर आप आधार संख्या भरते हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। व्यवसाय में आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि जो विक्रेता है उसका क्या व्यवसाय है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी व्यवसाय है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे वाले मोबाइल नंबर आ चुके हैं। सब कुछ भर देने के बाद प्रविष्टि सुरक्षित करने पर क्लिक कर देना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारा विक्रेता जुड़ चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर विक्रेता का पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ आ चुका है। यदि एक से ज़्यादा विक्रेता हैं तो फिर आपको विक्रेता जोड़े बटन पर क्लिक करना होता है, लेकिन यदि एक ही विक्रेता है तो फिर क्रेता जोड़े बटन पर क्लिक कर देना है।
क्रेता बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्रेता का भी फॉर्म ओपन हो जाता है और आपको सब कुछ फिल करना पड़ता है, जैसे नाम वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर हमने श्रीमती लिख लिया और संरक्षक पत्नी श्री, ठीक है, और प्रस्तुतकर्ता स्वयं कर लिया। बाकी सब भी होते हैं और इसमें आगे वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा और क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं प्रस्तुतकर्ता के रूप में। और श्रीमती सीमा लिख दिया, पति संरक्षक जो भी है वो उसका नाम लिख दिया, अर्जुन सिंह लिख दिया हमने यहाँ पर, और जो भी उसका स्थायी पता है वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। इसके बाद विक्रेता की तरह ही इसमें भी पैन कार्ड इत्यादि भरने पड़ते हैं, व्यवसाय इत्यादि इसमें डालना पड़ता है। जैसे स्त्री है तो गृहिणी हमने डाल दिया, मोबाइल नंबर वगैरह से यहाँ पर सब कुछ फिल करना होता है। इसके बाद प्रविष्टि सुरक्षित करने पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर लिखा रहा है कि पैन संख्या भरें, तो दोस्तों हमने पैन संख्या नहीं भरी है तो वो उसका मैसेज आता है। तो दोस्तों पैन संख्या भर देते हैं, चलिए कुछ भी ऐसे ही सब कुछ भर देने के बाद प्रविष्टि सुरक्षित कर देनी है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यदि आप एक से ज़्यादा क्रेता जोड़ना चाह रहे हैं तो क्रेता जोड़े बटन पर फिर से क्लिक करना है, वरना फिर आपको गवाह जोड़े पर क्लिक करना है। तो हम फिलहाल यहाँ पर गवाह जोड़े पर क्लिक कर रहे हैं। दोस्तों गवाह में ज़्यादा कुछ नहीं बना होता, सिर्फ नाम, गवाह का नाम, उसके संरक्षक का नाम और स्थायी पता, व्यवसाय और उसका मोबाइल नंबर। इन सब चीज़ों को भर देने के बाद प्रविष्टि सुरक्षित कर देनी है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों गवाह 2 जोड़ने पड़ते हैं तो उसके लिए दूसरे गवाह को भी हम सिलेक्ट करते हैं। गवाह जोड़े पर क्लिक करने के पर एक और गवाह का पेज खुल जाता है और उसका भी विवरण भरना पड़ता है। तो दोस्तों हम फटाफट विवरण भर देते हैं और फिर आगे चलते हैं। दोस्तों हमने दूसरे गवाह को भी भर दिया है और प्रविष्टि सुरक्षित कर दी है, ओके बटन पर क्लिक कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। तो दोस्तों देखिए, आप पक्षकार का विवरण हमारा एक विक्रेता हो गया, एक क्रेता हो गया, 2 गवाह हो चुके हैं, ठीक है। ऊपर लिखा भी आ रहा है विक्रेता की संख्या 1 और क्रेता की संख्या 1, ठीक है, और गवाह 2 हो चुके हैं। इसके बाद अगले चरण पे चलते हैं। यहाँ पे है पूर्वावलोकन। यहाँ से आप अपने जो आपने ऑनलाइन किया है अब तक उसका पूर्वावलोकन कर सकते हैं। दोस्तों ये जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं और उसको संशोधन कर सकते हैं। तो ये संपत्ति वाला पेज है, इसमें आप देख लीजिए सब कुछ सही है कि नहीं है। पक्षकार का विवरण वाला पेज है, यहाँ पर आपके जो विक्रेता का नाम है, क्रेता का नाम है, उसका नाम, पता वगैरह सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कुछ संशोधन करना है तो आप, जैसे अगर पक्षकार का विवरण है तो पक्षकार वाले पेज पर जाकर, जो पक्षकार का विवरण है ये वाला पक्षकार के पेज पे जाकर, और यदि संपत्ति से रिलेटेड मामला है, संपत्ति में कुछ करेक्शन होना है तो इस वाले पेज पे जाकर आप उसको संशोधन कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको संशोधन करके भी दिखाऊंगा। फिलहाल अधिक लंबी वीडियो हो जाने के कारण उसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला चरण है लेखपत्र बनाए का। तो लेखपत्र बनाने पर हमने क्लिक करा और यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला विकल्प है कि लेखपत्र तैयारकर्ता का नाम, तो वो आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो इसमें आप किसी दस्तावेज लेखक या फिर वकील का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, जरूर नहीं है। डायरेक्ट आप लेखपत्र बनाए पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो हमने ऐसे ही किया। इसके बाद ऐसा पेज शो होगा और उसके बाद नीचे जाना है और वापस जाए पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर नीचे जाना है और यहाँ पर डालना है परपत्र। ये लिखा है कि परपत्र में कुल पृष्ठों की संख्या दोनों तरफ गिने। दोस्तों मैं बता दूं, जो स्टाम्प पेपर होते हैं तो वो मान लीजिए 8 है, तो 8 दूनी 16, तो आपको यहाँ पर 16 भरना है। इसके बाद नीचे सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है और ऊपर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ओके बटन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज शो होता है। यहाँ पर शुल्क विवरण होता है, यानी निबंधन शुल्क, प्रतिलिपि शुल्क, स्टाम्प शुल्क। तो इन सब का कैसे कैसे आपने पेमेंट किया उसके बारे में यहाँ पर डिटेल देनी होती है। जैसे निबंधन शुल्क है, फीस है, तो ये 6060 रुपये बैठा। तो ये नकद दे रहे हो कि कैसे दे रहे हो, ई भुगतान है कि नकद है, तो आपको यहाँ पर नकद सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे जाना है और फिर जो 6060 रुपये ये निबंधन शुल्क नकद विवरण, तो इस जो ये नीचे लिखा आ रहा है 6060, इस पर हमें क्लिक कर देना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। फिर ओके बटन पर क्लिक कर देना है, फिर नीचे आना है और इसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टाम्प शुल्क। तो स्टाम्प शुल्क दोस्तों है 24,000। तो इस 24,000 को आप कैसे दे रहे हैं, ई भुगतान से, ई भुगतान काम नहीं कर रहा है, ई स्टाम्प से या फिर स्टाम्प से। तो दोस्तों फिलहाल हमारे यहाँ ई स्टाम्प चल चुके हैं और कुछ स्थानों पर अब भी स्टाम्प चल रहे हैं। तो जो भी चल रहा है उसको आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए ई स्टाम्प सेलेक्ट करा तो 24,000 ये आया, इस पर हमें क्लिक करा। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक किया और उसके बाद जो प्रमाण
पत्र संख्या है, ई स्टाम्प पर एक प्रमाण पत्र संख्या होता है, उसको यहाँ पर आपको फिल करना होता है, जो कि INUP से स्टार्ट होता है। उसके बाद उसकी संख्या होती है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके सामने उसका जो स्टाम्प शुल्क का मूल्य है, जैसे 24,000 का एक स्टाम्प है तो हमने 24,000 डाल दिया यहाँ पर। और उसके बाद जारी करने का दिनांक, यानी कि जो स्टाम्प की तारीख है वो क्या है, वो उसको आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद सुरक्षित करें बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो ये दोस्तों यहाँ पर जुड़ चुका है। अगर आप इसको संशोधन करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे ऊपर से फिर इसके बाद काट देना है और फिर नीचे जाना है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोस्तों इधर 0 आ गया है और इधर 24,000 आ गया है। इसका मतलब ई स्टाम्प, ये ऊपर लिखा भी है, ई स्टाम्प द्वारा अदा किया गया स्टाम्प शुल्क, यानी कि 24,000 रुपये अदा किया जा चुका है। इसके बाद सुरक्षित करें बटन पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक कर देने के बाद एक नया पेज शो होता है, जहां पर आपको घोषणा पढ़ने के लिए मिलती है। यहाँ पर यही घोषणा है कि जो आपने इसमें भरा है वो सब कुछ सही है और आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। और उसके बाद उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ये जो कैप्चा है वो यहाँ पर फिल कर देना है और उपनिबंधक कार्यालय को प्रेषित कर देना है। उपनिबंधक कार्यालय को प्रेषित कर देने के बाद यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, जहाँ सबसे पहले जिसमें डेट सेलेक्ट करनी होती है और फिर काउंटर, और फिर इसके बाद विवरण देखे बटन पर क्लिक कर देना होता है। यहाँ पर 10-10 मिनट के अपॉइंटमेंट मिलते हैं। अपने अनुसार अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको सुरक्षित करें बटन पर क्लिक कर देना होता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको अंतिम चरण पर क्लिक कर देना है। अंतिम चरण पर क्लिक करने पर सबसे पहले होम वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो कि संपत्ति वाला पेज होता है इसको प्रिंट करना है। और उसके बाद फिर ऊपर जाना है स्क्रॉल करके और जो पक्षकार वाला पेज है इसको भी आपको प्रिंट कर लेना है।